Welcome back to the third and the last part of chapter 8 of social studies. That was what we started with, Constitution and its features. Here we are going to deal with few more points, and the eighth point over here is amendments in Constitution. This is what I told you about in first video, the word amendment. मैंने तब ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा इंडिपेंडेंस के बाद 70 ईयर्स से ज़्यादा हो गए। अब बीच बीच में कहीं पे जैसे 1976 में, शायद थोड़ा बहुत उसके पहले, 1976 के बाद आज तक कहीं ना कहीं थोड़े वर्ड्स जो बिन ज़रूरी होते जा रहे हैं उसे हम डिलीट कर देते हैं। जो नए हमें ऐड करने हैं उसके लिए हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नया नहीं बना सकते, हम थोड़ा बदलाव ला सकते हैं बाय एडिंग दोज वर्ड्स। दिस इज कॉल्ड अमेंडमेंट, राइट। जैसे 70 ईयर्स से ज़्यादा हो गए बनाए हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो तब मैंने समझा था कि तब के लोगों की सोच आज के लोगों की सोच के साथ मैच नहीं होती। उनकी वॉन्ट्स दो थी, हमारी शायद 2 लाख से ज़्यादा। जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। इतना बड़ा डिफरेंस, तब की टेक्नोलॉजी आज टेक्नोलॉजी, तब की एजुकेशन पैटर्न आज की एजुकेशन पैटर्न वी आर एक्सपीरियंसिंग टुडे इटसेल्फ, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना ही होगा हमें, अदरवाइज हम पुराने ज़माने के टाइम से आज आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वो ही सिस्टम फॉलो करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हैं। सो इट इज़ सेड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एकदम डायनामिक है, वो अमेंड हम कर सकते हैं व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत पड़े हम उसमें बदलाव लाएंगे। अब 3 वेज हैं हाउ वी कैन अमेंड आ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मतलब प्रोविजन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें प्रोवाइड किया है उसमें अगर बदलाव लाना है, कोई चीज़ निकालनी है या ऐड करनी है, तो 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज सिंपल मेजॉरिटी। जैसे घर में 2 भाई बहन लड़ रहे हैं या 2 भाई या 2 बहनें, तो वो छोटी सी प्रॉब्लम जाएगी मम्मी के पास या पापा के पास, राइट, इट विल बी सॉल्व। तो सिंपल मेजॉरिटी मतलब इज अ सिंपल केस। यू डोंट नीड टू इन्वॉल्व योर नेबर्स एंड योर सोसाइटी एंड योर नियर बाई रीजन एंड द होल स्टेट एंड ऑल। क्लियर। अब स्कूल में तुमने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, तो प्रिंसिपल मैम बुलाएगी सकुटुम पधारो, जैसे होते हैं ना शादी में सकुटुम। तो पेरेंट्स, यू ऑल विल गो टू द स्कूल टू दी प्रिंसिपल। अब जो डिसीजन होगा मैम का वो तुम्हें सुनाई दिया जाएगा। एंड द थर्ड, अगर तुम्हारी फैमिली की टकराव किसी और एक नेबरहुड में फैमिली के साथ हो जाए, तब जाके ये प्रॉब्लम कहाँ जाएगी, सोसाइटी में, राइट। चलो तुम्हारे सोसाइटी की एक फैमिली कोई और एक फैमिली से लड़ पड़ी, तो थोड़ी ना लोग तमाशा देखेंगे। अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे बाकी के कमिटी मेंबर्स टू ब्रिंग देम अपार्ट एंड ब्रिंग द सॉल्यूशन। या कुछ बहुत बड़ा इशू हो जाए, इट बिकम्स अ पुलिस केस, तब जाके कोर्ट डिसीजन दे रही है। सो देर आर मैनी सच वेज। तो यहाँ पे 3 वेज हैं, 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स या जो भी हो, किन के बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा केस चल रहा है, तो हम अमेंडमेंट ला सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। नाउ फर्स्ट लेट्स सी, सिंपल मेजॉरिटी है। सेकंड कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कोई बदलाव लाना है तो 100 लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में और वो वोटिंग कर रहे हैं, डिसाइड करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वोटिंग हो गई, सिंपल मेजॉरिटी से वो कहेंगे हाँ या ना। अब सिंपल मेजॉरिटी मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट से 100 लोगों ने वोटिंग दी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो 51-52 हमें चाहिए हाँ या ना बोलने के लिए, तो हो गया डिसीजन फाइनल। स्पेशल केस आ गया
तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मतलब 100 लोग हैं, डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुई, अब 51-52 की हाँ ना से काम नहीं होगा, अब यहाँ पे 2/3 से काम होगा। दैट इज, आई थिंक सो यू आर टू गुड एट मेंटल मैथ्स, so 100 multiply by 2 by third, that is more than 66. I think so it comes to 66.6666 and on. तो we consider as 67 लोगों को हाँ या ना कहना है, तब जाके वो पास होगा। थर्ड इज इफ यूनियन गवर्नमेंट की कोई इशू है विद स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? से फॉर एग्जाम्पल गुजरात और महाराष्ट्र, टेक वन स्टेट, हैज़ अ डिस्कशन विथ यूनियन गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल 2/3 मेजॉरिटी करनी है पार्लियामेंट में, प्लस कौन सी स्टेट का प्रॉब्लम है, उस स्टेट में एटलीस्ट 50% लोगों की हाँ होनी चाहिए। गॉट इट? तो स्पेशल मेजॉरिटी, राइट, दैट इज 2/3 प्लस एटलीस्ट 50% ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, या 50 से थोड़ा बहुत कम का डिसीजन होना चाहिए। सो 2/3 प्लस 50% ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेचर्स वोटिंग। नाउ वी मूव अहेड। इफ अमेंडमेंट रिलेटेड टू इंटर स्टेट, मतलब अगर दो स्टेट प्रॉब्लम में है या यूनियन स्टेट प्रॉब्लम, तब यहाँ पे कौन बीच में इंटरफियर करेगा? सुप्रीम कोर्ट। देन इन दैट केस you will see that yes, Supreme Court will come over here, but अगर Supreme Court भी इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम में, then what you will do? Half of the total state should agree, मतलब कि say that 28 स्टेट में से at least 14 to 15 स्टेट को हाँ कहना है कि हाँ भाई हमें ये बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में मंजूर है। We agree. Basic structure of constitution unchanged. तुम्हारे घर में अगर say that you live in a bungalow, अब तुम्हारे बंगलो में रिनोवेशन लाना है, तो पापा ये थोड़ी ना कहेंगे कि पूरा पिलर ही निकाल दो। इट्स जस्ट रिनोवेशन, अमेंडमेंट। पुरानी चीज़ें निकाल देंगे, कुछ नया लेके आएंगे, पुराना कलर निकाल देंगे दीवारों पे से, नया कलर लगवा लेंगे। लेकिन इसके लिए पूरा बंगलो तुम बेस से, पिलर से उखाड़ नहीं दोगे। दैट इज वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन अमेंडेड। क्लियर? अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय सिंपल मेजॉरिटी यूजुअली, दस कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एंड इनकॉन्स्टेंट। मतलब कंटिन्यूसली वही वर्ड्स हम फॉलो नहीं करेंगे हर बार। As per the world changes, we will have to bring amendment. तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। So you have already, we have done till now democratic, then we did about lot many other like secularism, socialist, and independent impartial judiciary. 8th we did just now about how to bring amendment, and year 9th we will deal with universal adult suffrage. Now they are all small terms, so easy to learn. This is very common, we had done in 8th standard 2. Indian citizen जो भी 18 साल या उससे अबाव है, they are getting the right to vote. यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि भाई तुम गोरे हो, काले हो, लंबे हो, पतले हो, मोटे हो, या तुम अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो। ओह तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तुम तो 4-5 वोट दे ही दो अपनी तरफ से। नो, इंडियन गवर्नमेंट गिव्स इक्वल राइट टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ वोटिंग एंड रिलेटेड टू अदर गवर्नमेंट मैटर्स। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 10 secularism, again you know it very well.
अलग अलग धर्म के लोगों में भेदभाव हमारी कंट्री नहीं करती व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, व्हेन इट कम्स टू hospitalization, when it comes to entering the government places, or you can say giving the job, government jobs to those people. बहुत सारी जगह पे जुडिशरी में, वोटिंग में हम धर्म को बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया सर्वधर्म समभाव में मानती है, राइट. सो आर्स इज अ सेक्युलर कंट्री, हम उसको स्टेट भी कह सकते हैं. डिफरेंट रिलीजन पीपल एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, so no discrimination, no special rights. State is neutral, मतलब सबके लिए एक सरीखा. Impartial, कोई पार्शियलिटी नहीं. No interference किसी के धर्म में. गवर्नमेंट सब धर्म को अपना काम करने दे रही है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, बट गवर्नमेंट जाके इंटरफियर धर्म में नहीं करेगी. हाँ, बट इफ देयर आर राइट्स देन देयर सुप्रीम कोर्ट टेक्स एन एंट्री. Citizens can follow any religion. And ahead we move to judicial review. Is the main feature of our constitution. Working of state and union government. उनका ध्यान कौन रखेगा कि भाई हमारी स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं, यूनियन गवर्नमेंट इज प्रॉपर और नॉट. तो ये काम देखेगी यू कैन से जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट यू कैन से. एंड ऑर्डर्स, पार्लियामेंट्री बदलाव, दैट इज अमेंडमेंट, ये सब कौन पास करेगा? जुडिशियल कोर्ट, गिवन फॉर जुडिशियल रिव्यू. मतलब कि अगर हमें कोई बदलाव लाने हैं तो कहाँ जाएंगे रिव्यू के लिए हम, कि भाई हम ये ला सकते हैं या नहीं? कोर्ट. जुडिशरी इज देयर टू गिव अस अ सपोर्ट. And later on you will see the 12th part, that is fundamental rights and duties. Yes, we are very much interested in rights. Are you getting it? जैसे घर में देख लो, राइट्स समझ के कितनी सारी चीज़ें मांग लेते हो पेरेंट्स के पास, ये दिला दो वो दिला दो. बट आस्क योर सेल्फ वेरी ऑनेस्टली व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग ड्यूटी, डू यू से येस एट द फर्स्ट कॉल ऑफ योर मदर? Just ask yourself. When we meet, remind me, we will talk on this topic. Understood? Make a diary कि कब मैंने किस वीडियो में, किस चैप्टर में मैंने कहा था we will meet face to face and discuss. अब तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी डिस्कस करनी and you are going to enjoy, I know it. So fundamental rights to people are given in Constitution. Valuable capital of nation. Overall development. तो राइट्स और ड्यूटीज़ के बिना हमारी कंट्री डेवलप हो ही नहीं सकती. लोगों को सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ गवर्नमेंट ने दिए हैं, कुछ ज़्यादा ही हमारी कंट्री में दिए गए हैं. एंड वी आर डेवलपिंग एंड मूविंग अहेड. नेशन डेवलपमेंट ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन एंड लाइज इन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़. नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑल्सो इज़ अवेलेबल. मतलब जैसे हमारी 6 राइट्स है जो बाकी के चैप्टर्स में तुम बहुत डिटेल में लर्न करोगे, बट एट प्रेजेंट लेट मी टेल यू देयर आर 6 राइट्स, राइट. नाउ ये 6 राइट में से अगर ये 6 राइट है हमारी, यहाँ पे लिखी गई है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. अगर ये राइट तुम्हें दी ही ना जाए, लेकिन बाकी की 50 राइट लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम ये देंगे वो देंगे हमारे इंडियन सिटीजन को, लेकिन ये वाली राइट ना मिले कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाली, तो क्या होगा? अब ये जो 50 झिलमिलाती हुई अट्रैक्टिव राइट्स जो गवर्नमेंट तुम्हें दे देती है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अगर उसमें से 5-10 गायब कर दे, तब भी तुम कुछ नहीं बोल सकते. सारी गायब हो जाए, तुम्हें कुछ ना मिले, तब भी तुम कुछ नहीं कह सकते. रीज़न इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाली राइट लिखी नहीं है. तो इम्पोर्टेंस कौन सी राइट का है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. अब इसका मतलब समझो, अगर 5 पहले हमारी वैसे 6 राइट्स है एज आई टोल्ड यू, तो फर्स्ट 5 राइट में से अगर 1 या 2 या आधी या जो भी हो तुम्हें अगर नहीं मिल रही, तो इस 6th राइट को हाथ में लेके तुम कहाँ पहुँच जाओगे? सुप्रीम कोर्ट.
अब सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे लिए लड़ेगी एंड हेल्प यू इन गेटिंग योर दैट राइट विच इज टेकन अवे फ्रॉम यू. अंडरस्टूड? तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इज अ प्रोटेक्टिव राइट जिसके बिना बाकी की 5 राइट 0 हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी. So constitutional remedy is called the soul of constitution. Very important right it is. Now right to education also is very important and it is available to the children between 6 to 14 years and it's very compulsory. Right to educate children, very important. Directive principle of state policies. नाउ प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, वेलफेयर, ये किसका काम है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी है, कंट्री की गवर्नमेंट का भी है. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल. वेन एवर दिस वर्ड कम्स इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल स्टेट्स, राइट? तो प्रोटेक्शन वो हमें दे रही है, सिक्योरिटी, वेलफेयर, ये हमारे स्टेट की ड्यूटी है. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? वो एक जस्ट से इट्स अ बुक, नॉट एक्चुअली अ बुक बट जस्ट तुम्हें एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं कह रही हूँ. से देयर इज अ बुक एंड उस पर लिखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब पॉलिसीज एंड सम गाइडलाइंस एंड ऑल. अब ये क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो यू कैन पिक मी अप इन योर हैंड एंड टेक माई सपोर्ट. Like for example your digest is a guide to you somewhere. अगर कहीं पे तुम रुक जाते हो you will open that reference book. It's a support, it is called. It's called a guide, right? And the last part of this chapter as well as of this video is provision for backward class and scheduled tribe. अब backward class मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली आज भी बहुत बैकवर्ड है, आज तो काफ़ी फॉरवर्ड हो गए हैं वो. बट दिस आर सम क्लासेस ड्यू टू सम रीज़न और द अदर इन द पास्ट दे डिडंट मूव अहेड इन देयर लाइफ. कहीं पे पर्टिकुलर प्रोफेशन पिकअप किया, फिर वो ही आगे प्रोफेशन नेक्स्ट जनरेशन ने पिकअप किया एंड द नेक्स्ट, तो कहीं ना कहीं वो डेवलप नहीं हो पाए. बट दैट वॉज से फ्यू ईयर्स बैक तक की बात थी. अब तो ये क्लास बहुत ही डेवलप हो चुकी है और हो भी रही है आगे. एंड स्केड्यूल ट्राइब मीन्स इट इज टर्म्ड एज आदिवासी ट्राइबल पीपल. तो इनको अपलिफ्ट करने मतलब कि इनको आगे बढ़ाने के लिए उनको ये फील ना हो दैट वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा दे रही है. दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव पॉलिसीज. तो ये क्या हुआ? पॉजिटिविटी से गवर्नमेंट दे रही है. गवर्नमेंट पार्शियलिटी नहीं कर रही कि भाई चलो कॉमन स्ट्रीम दैट इज हिंदूज एंड ऑल दोज थिंग्स, ये कॉमन हम सब जैसे कॉमन क्लास जो है उनको ये लग रहा है कि गवर्नमेंट इनके साथ पार्शियलिटी कर रही है. देखो उनको कुछ ज़्यादा मिल रहा है, उनके लिए 2 सीट ज़्यादा है, हमें तो वहाँ पे सीट मिली नहीं, उनको कम परसेंटेज पे आगे बढ़ रहे हैं, हमें और ज़्यादा परसेंटेज लाना है तब भी कंपटीशन में खड़े हैं. नो, इट्स नॉट दैट. गवर्नमेंट उनके लिए इसलिए कर रही है ताकि वो हमारी तरफ आए, हमसे मर्ज हो जाए और हमारे साथ एक हो के आगे बढ़े और कंट्री डेवलप हो. सो स्पेशल प्रोविजंस आर गिवन फॉर दिस क्लास इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सीट्स आर रिजर्व्ड इन लेजिस्लेचर. That is what I told you, legislature. State level का assembly and council और यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट. सॉरी. नाउ रिजर्व सीट्स गवर्नमेंट ने रखी है, एजुकेशन में भी सीट रखी है उनकी रिजर्व, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व सीट्स रखी है, स्कॉलरशिप्स दे रही है गवर्नमेंट, बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड हो रही है उनके और उनके बच्चों के लिए. तो कौन है वो उनके? एज आई टोल्ड यू, BC एंड ST. तो इसे हम पार्शियलिटी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इट इज़ ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज़ पॉजिटिव, एंड शील्डिंग पॉलिसीज, दैट इज़ प्रोटेक्टिव
policies. So with this, we complete our 8th chapter and see you soon with your new chapter in English. Thank you so much. Enjoy.